Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 जनवरी 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सूरीनेम को, काफ़ी चर्चा में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर ऑप्शन डी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में मेंशन किया गया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे इस इंडेक्स के माध्यम से कि साल 2023 के अंदर में कौन सा देश है जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा। और यहाँ पर इंडिया की कौन सी नंबर आई है या फिर इंडिया इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख पाओगे इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हुए हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2023, जापान टॉप्स द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट इन 2023। इस आर्टिकल से तो आपको पता ही चल चुका है कि इस लिस्ट को कौन से देश ने टॉप किया है। जापान यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर आया है, जिसका सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना गया है साल 2023 के अंदर में। इसको हम लोग पावरफुल किस सेंस में बोलते हैं वो भी आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूं। तो फिलहाल तो आपने ढेर सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर किसी आर्टिकल को ओपन करके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम इस इंडेक्स के टॉप पोजीशन पर बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आया है जापान, ठीक है। और इंडिया की रैंक देखेंगे तो इंडिया की रैंक आई है यहाँ पर 85th। बेसिकली भारत को 85th पोजीशन पर रखा गया है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब आपने समझना यह है कि जैसे जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यह है कि मान लो किसी भी व्यक्ति के पास में अगर जापान का पासपोर्ट है, ठीक है, जो जापान के पासपोर्ट होल्डर्स होंगे ना, वो लगभग कितने देशों में, ध्यान रखना, 193 कंट्रीज़ के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, बिना किसी वीज़ा के 193 कंट्रीज़ में जापान के लोग जा सकते हैं, यानी जापान का पासपोर्ट जिस भी व्यक्ति के पास में होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 85th है। तो इंडिया का पासपोर्ट जिसके पास में भी होगा, यानी कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होंगे, वो लगभग 59 कंट्रीज़ के अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, ठीक है। अब पहला सवाल यहाँ पर यह आएगा कि सर ये वीज़ा होता क्या है। देखो यहाँ पर मैं आपको इसको सिंपल करके समझाता हूँ। जैसे सपोज़ आप इंडिया के अंदर हो, आपको किसी और कंट्री में विज़िट करना है, तो यहाँ से क्या चाहिए, पहली बात तो आपके पास में भारत का पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर किसी दूसरे देश में विज़िट कर पाओगे, सही बात है। अब जिस भी कंट्री में आप विज़िट कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर क्या करती हैं, वीज़ा देती हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा। अब वीज़ा का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो यहाँ से तो आपको पासपोर्ट मिल गया, अब उस कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा मतलब यह है कि आप उस कंट्री से परमिशन ले रहे हो कि मैं आपकी कंट्री में आ सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं वीज़ा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत ही ना पड़े, तो बिना वीज़ा के यहाँ पर एक्सेस करना पड़े, तो मतलब वो जो पासपोर्ट है उसकी अपने आप में काफ़ी वैल्यू, वो पासपोर्ट अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि आप यहाँ पर इस कंट्री में विजिट कर रहे हो, आपका कोई भी वीज़ा चेकिंग नहीं होने वाली, आपको वीज़ा नहीं देना पड़ेगा। तो वही सिंपल बात है, इसी वजह से जापान को टॉप पर रखा गया है। जापान
का पासपोर्ट जिस भी देश के पास में जिस भी व्यक्ति के पास में है वो लगभग 193 कंट्रीज़ के अंदर विजिट कर सकता है बिना किसी वीज़ा के। उसी प्रकार से इंडिया की जो पोजीशन है वो 85th पर रखी गई है। इसका मतलब इंडिया का पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति के पास में होता है तो वो लगभग 59 कंट्रीज़ में विजिट कर सकता है बिना किसी वीज़ा के। यही है हमारा हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी किस सेंस में यहाँ पर इसको पावरफुल बोला जा रहा है, ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। वीज़ा क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो टॉप पोजीशन ज़्यादातर वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। जैसे जापान के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि टॉप लिस्ट में कौन है, और इंडिया की रैंक भी सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, तो 85th नंबर भारत का है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ को देखोगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में, तो टॉप 10 कंट्रीज़ में नंबर 1 आता है जापान, देन उसके बाद में सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। ये टॉप 10 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्गर है, यानी कि इनका पासपोर्ट अगर किसी व्यक्ति के पास में होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, बॉटम में कौन है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो वर्स्ट कंडीशन में आ जाता है वो है अफगानिस्तान। हमारे आस पड़ोस के देश ही हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी बिल्कुल बॉटम के अंदर में है, और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा बॉटम में है। यानी अफगानिस्तान का पासपोर्ट जिसके पास में होगा वो कम से कम कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर बिना किसी वीज़ा के आप कह सकते हो ट्रैवल कर सकता है। मतलब आप कह सकते हो अफगानिस्तान का पासपोर्ट अगर किसी के पास में है तो केवल और केवल ये लोग 27 कंट्रीज़ को ही वीज़ा फ्री एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा कंट्रीज़ को नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। इसी वजह से अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में बिल्कुल बॉटम में रखा गया है। सवाल ये उठता है क्या इतना पढ़ना काफ़ी होगा? नहीं, अभी एक दो बातें और हैं, इसको ध्यान रखना, तो ये आर्टिकल हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स का नाम आपने समझा, इसका काम क्या है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। इस इंडेक्स को ओरिजिनली किसने बनाया है? इसको ओरिजिनली क्रिएट किया है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन के थ्रू। ठीक है ना। अब ये जो रैंकिंग किस बेसिस पर दी जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो ली गई होगी? हाँ, ये जो रैंकिंग तैयार की गई है, जो लिस्ट तैयार की गई है ना, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ली गई है। तो ये जो IATA है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा और मोस्ट एक्यूरेट डेटाबेस है, यानी कि ट्रैवलिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन इसी पर्टिकुलर एसोसिएशन के पास मिलती है। तो यहीं से सारा का सारा डेटा का यूज़ करने के बाद में ये जो इंडेक्स है इसको तैयार किया गया है। ठीक है ना। इस इंडेक्स को साल 2006 में लॉन्च किया गया था। इंडिया की जो रैंक है आप देखोगे साल 2019 में भारत की रैंक 82 थी, फिर साल 2020 में 84, देन साल 2021 में यहाँ पर आप देख पाओगे 85, देन उसके बाद फिर से 85, बीच में यहाँ पर 90th भी पहुँच चुकी थी, आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर रैंकिंग्स के बारे में ध्यान रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ फ्रंट पेज पर जो आपको ये आर्टिकल दिख रहा है इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। ठीक है, होता यह है कि हर महीने का डेटा निकल कर आता है। जैसे कि यहाँ पर दिसंबर का महीना पिछला महीना था, हमारा पिछले साल का आखिरी महीना, तो दिसंबर का महीना गुजरा, तो दिसंबर के महीने में महंगाई को लेकर क्या हालात हैं वो सब डेटा हम लोग को जनवरी में पता चला है। अब जनवरी के जितना भी डेटा होगा वो हमें फरवरी में पता चलेगा। ठीक है, तो जो भी डेटा होता है वो एक महीने बाद हम लोग को पता चलता है। तो दिसंबर के मंथ में आप देखोगे जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो थोड़ी सी यहाँ पर कंट्रोल हो पाई है, महंगाई थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर पूरा का पूरा एक ग्राफ दिया गया है। तो जनवरी 2022 के अंदर, साल 2022 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जनवरी के मंथ में इन्फ्लेशन यहाँ पे था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई चली गई, और फिर एक समय बाद जो महंगाई है वो 7% से भी ऊपर चल रही थी। जो हमारा टारगेट होता है ना, एक टॉलरेंस जो लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा ऊपर ये चल रही थी। देन उसके बाद में दिसंबर के टाइम तक आते आते यहाँ पर ये जो महंगाई है काफ़ी कम हो गई है, यानी कि पिछले महीने साल 2022 के सबसे अंतिम महीने के अंदर में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो चुकी थी, यानी कि हमारा जो टॉलरेंस लिमिट है वो 6% है। 6% से अंदर ही अंदर यहाँ पर ये महंगाई आ चुकी है 5.72% तक। इसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने दिया है, तो यहाँ पर वेजिटेबल के प्राइसेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो सब्जियों के दाम हैं वो सबसे ज़्यादा कम हुए हैं दिसंबर 2022 के अंदर में, और इसी की वजह से यहाँ पर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाया है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो आपने यहाँ पर ये तो पढ़ लिया। अब क्या ये आपने परसेंटेज ध्यान रखना है कि 5.72% या फिर ऐसे जो परसेंटेज आते हैं ऐसा कभी भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आपसे कभी ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, ना ही आज तक पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये हर महीने चेंज होगा, हर महीने महंगाई सिमिलर नहीं रहने वाली, कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हर महीने का डेटा बदलता रहेगा, तो ये नहीं ध्यान रखना है। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में ये रखना है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका एक टारगेट है, एक टॉलरेंस लिमिट होती है।
इन्होंने एक टॉलरेंस लिमिट सेट कर रखी है। लिमिट क्या है? 4+-2 की। आपने इसको पहले पढ़ा होगा। 4+-2 का मतलब यहाँ पर यह है कि आरबीआई बोलता है कि जो हमारी महंगाई है ना, वो हद से हद यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए और कम से कम यहाँ पर 2% होनी चाहिए। 2% से कम नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारा एक टॉलरेंस लिमिट है, इससे ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और पिछले साल 2022 में आप देखोगे दिसंबर से पहले लगातार यहाँ पे कई महीनों से जो महंगाई है वो 6% से ऊपर चल रही थी, यानी जो हम टॉलरेट कर सकते हैं इससे ऊपर चल रही थी, यानी कि अल्टीमेट लेवल की महंगाई चल रही थी। बट पिछले महीने दिसंबर 2022 में ये थोड़ा सा कंट्रोल होकर 6% से कम होकर 5.72% तक पहुंचा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो वेजिटेबल प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है इन्फ्लेशन को और ज़्यादा कम करने के लिए, महंगाई को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए। ये बात आपने समझी। अब उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा बताता हूँ। जैसा आपने अभी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा ना, तो न्यूज़ में केवल पासपोर्ट इंडेक्स था, उसके बाद आपने पोजीशन पढ़ ली, कौन कौन सी कंट्री क्या पोजीशन है, लेकिन उसका बैकग्राउंड डेटा जब आपने पढ़ा कि हाँ इसको कब लॉन्च किया गया था, किसने रिलीज़ किया है, कौन क्रिएट करता है, कहाँ से डेटा लेते हैं, तो सवाल वहाँ से बनते हैं। यानी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल में आपने करना क्या होगा, सीधा सीधा आप इकोनॉमी पर जाओगे, इन्फ्लेशन के बारे में आपने पढ़ लेना है, महंगाई क्या है, इसको लेकर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो चीज़ें आपने पढ़नी है। चलो, अब इन्फ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, हर महीने हम यहाँ पर यही पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन जब भी आता है हर महीने ये पढ़ते हैं, तो अभी भी यहाँ पर आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिमिलर है। ये हमारा बुक का डेटा, ये बदलेगा तो नहीं, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, एक रिवीजन ज़रूर हो जाएगा आपका। तो इन्फ्लेशन आप समझ गए, महंगाई को हम लोग बोलते हैं। बाकी इन्फ्लेशन को हम लोग किस प्रकार से मेजर करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। भारत में महंगाई को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, जब हम लोग थोक में सामान खरीदते हैं ना, ढेर सारा बल्क में जब सामान खरीदते हैं, जब उसके प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, उसके प्राइसेस के अंदर जो चेंज होता है ना, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने का, उसको मेजर करने का काम करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सिंपल सी बात है, यानी कि जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली बेसिस पर सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको थोक में थोड़ा ना खरीद रहे हैं, रोज़ जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनके प्राइसेस के अंदर चेंज आते हैं, उनके दाम के अंदर बदलाव आते हैं, तो उस चीज़ को मेजर करता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सिंपल बात हो गई। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन्फ्लेशन के पीछे कई सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। महंगाई कई सारे कारण की वजह से होती है, तो आप इनको अलग अलग नाम से भी जानते होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी गुड या सर्विस का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा और उसकी प्रॉपरली सप्लाई है नहीं, तो यहाँ पर अपने आप उस चीज़ का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर में, सप्लाई हो नहीं रही है, उसका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसके दाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो वो कहलाता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी प्रकार से होता है एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जब सामान को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो उस समय पर जब हम लोग उस दाम को बढ़ा देते हैं, पहले एक सामान बन रहा था 5 रुपये में, अब वो बन रहा है 7 रुपये में, तो मार्केट में उतना ही महंगा जाएगा, है ना, मार्केट में भी उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन के कुछ कॉजेज़ देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजर किया जा रहा है, CPI और साथ ही साथ में WPI। थोड़ा डिटेल से चलते हैं, CPI के बारे में जान लेते हैं, आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो रिटेल बायर होता है, यानी कि जब हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, जो आप हो, मैं हूँ, हम कंज्यूमर्स, फूड को, मेडिकल केयर, एजुकेशन, जो भी यहाँ पर खर्चा हो रहा है बेसिकली, इनके प्राइसेस के अंदर जो भी यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसी चीज़ को यहाँ पर मेजर किया जाता है CPI के थ्रू, और इसको रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ध्यान रखना, NSO। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो CPI को भी ना अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। 4 प्रकार के CPI देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, 4 प्रकार के कौन कौन से CPI हैं। एक CPI आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। एक CPI होता है एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए, एक CPI होता है रूरल लेबरर के लिए, और एक CPI होता है रूरल अर्बन, दोनों का कंबाइन। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार से अलग अलग लेवल पर इसको रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वहाँ से बन सकता है कि इन CPI को रिलीज़ कौन करता है। जो आपने ये 4 प्रकार के CPI पढ़े हैं ना, इनमें से आप देखोगे जो स्टार्टिंग के 3 है, स्टार्टिंग के 3 कौन कौन से, जो आपने इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर का पढ़ा है, ये जो स्टार्टिंग के 3 CPI हैं, इसको कौन कंपाइल करता है, इनको तैयार करता है हमारा लेबर ब्यूरो, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में इसको तैयार किया जाता है। जो आखिरी वाला है रूरल और अर्बन कंबाइन,
तो इसको यहाँ पे कौन कंपाइल करता है? इसको कंपाइल करता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। सीपीआई का बेस ईयर 2012 का है, यानी कि जब भी हम लोग आज के समय पर कंपैरिजन करेंगे तो 2012 से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे महंगाई को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका बेस ईयर 2012 बेसिकली रखा गया है। बात क्लियर हो गई, ये आपने सीपीआई पढ़ा। अब उसके बाद आता है डब्ल्यूपीआई, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, यानी कि जब आप होलसेल में यानी थोक में सामान खरीद रहे हो, बल्क में सामान खरीद रहे हो, जब बल्क में यहाँ पर सामान का व्यापार हो रहा है ना, जो उसके प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं उसको मेजर किया जाता है डब्ल्यूपीआई के थ्रू। डब्ल्यूपीआई यहाँ पर पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। डब्ल्यूपीआई का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन वगैरह के अंदर डब्ल्यूपीआई का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस इंडेक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेस ईयर भी आपको 2011-12 ही देखने को मिलेगा। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई सारे सवाल आपसे यहाँ पर यूपीएससी पूछ लेता है। पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल दिखाता हूँ। यूपीएससी ने साल 2015 में एक सवाल पूछा था। सवाल यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। मैंने आपको बताया सीपीआई जो है ना, ये 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल अर्बन कंबाइन, अभी मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको कौन लेकर आता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन सी लेबर ब्यूरो, या फिर ऑप्शन डी द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्या सही उत्तर है? तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था लेबर ब्यूरो यहाँ पर इसको कंपाइल करता है ना, जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं इसको लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। अच्छा, रूरल और अर्बन वाला कौन कंपाइल करता है? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको कौन पब्लिश करता है? भूल गए हो? याद है? ठीक है। फिर उस प्रकार से यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड है, यूपीएससी ने साल 2011 में पूछा था। 2011 में सवाल ये था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर यूजुअली किसके साथ में कपल होती हुई नजर आएगी? किसके साथ में आप इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक कर सकते हो? डिफ्लेशन के साथ में, इन्फ्लेशन के साथ में, स्टैगफ्लेशन के साथ में, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन के साथ में? तो इसका सही उत्तर भी आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहोगे इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इसको हम लोग इन्फ्लेशन से क्यों लिंक कर रहे हैं? इसका सिंपल सा उत्तर है, जैसे जैसे लोगों का खर्चा बढ़ेगा, आपका यहाँ पर खर्चा बढ़ेगा, जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो मतलब इससे आपको इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी आपके यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो इससे यहाँ पर ओवरऑल आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर ये इसको कपल कर सकते हैं, ठीक है। आप मार्केट में ज़्यादा पैसा खर्च होगे, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। नाउ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। एक सिंपल सी बात है, देखो यार, आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर में, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। इससे पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर वीडियो के अंदर एक्टिव है, कौन कौन रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को देख रहा है, ठीक है। और मॉर्निंग का वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, आपको पता है। ढेर सारे लोग यहाँ पर मॉर्निंग में उस वीडियो को देख रहे हैं। आप भी थोड़ा सा टाइम निकालो, उसको देखो, वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह आपको दिया जाता है उसको भी अटेम्प्ट करो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे। जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इनका एक स्टेटमेंट है। आर्टिकल में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ पर जो भी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय पर इसके ऊपर एडिटोरियल्स जो हैं वो पब्लिश हो सकते हैं। हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे सर। तो इनका स्टेटमेंट है कि देखो, इंडिया जो है ना, ये लगातार एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर प्रोग्रेस कर रहा है। एलएसी आपको पता होगा, एलएसी के उधर अक्साई चीन वाला रीजन है, जिसको चाइना ने कब्जा रखा है इलीगल तरीके से, वो भारत का हिस्सा है, ठीक है। एलएसी पर ही यहाँ पर बॉर्डर इश्यूज देखने को मिल जाते हैं इंडिया और साथ ही साथ में चाइना के बीच में। तो अपनी साइड पे यानी कि चाइना अपनी तरफ से अपनी साइड पर ना काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ समय में लगातार डेवलप कर चुका है। तो हमारे आर्मी चीफ का कहना यह है कि इंडिया ने भी लगातार प्रोग्रेस कर लिया है एलएसी पर। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में कई सारी रोड्स वगैरह हम लोगों ने भी बना ली हैं, उस चीज़ के बारे में इन्होंने इन्फॉर्म किया है। इन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट यहाँ पर इन्होंने ये दिया था कि चलो अभी तो एलएसी पर सिचुएशन स्टेबल है, ठीक है। अभी बॉर्डर पर सिचुएशन थोड़ा सा स्थिर देखने को मिलेगा, लेकिन हम चाइना को बेसिकली यहाँ पर देखते हैं ऐसा है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है।
कुछ भी यहाँ पर अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। बस अभी के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी वो सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की बात यहाँ पे हमारी आर्मी चीफ ने मेंशन की है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ 5 सालों के अंदर आप देखोगे जो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है बॉर्डर पर जो रोड्स वगैरह है इनको डेवलप करना, तो इन्होंने लगभग 6000 किलोमीटर की जो रोड्स हैं ना वो बना दी हैं। प्लस कुछ और रोड्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो पुल्स हैं, उनको यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है ना। और इस प्रकार से हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर जो गन्स हैं, जो टैंक हैं, वो भी पहुँचा सकें, क्योंकि वो एरिया हिली एरिया है, वहाँ पर टैंकर को ले जा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपरली इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप कर लिया है कि हम लोग वहाँ पर टैंकर्स वगैरह को लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ में धीरे धीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कंस्ट्रक्शन के अंडर में है। फिर उसके बाद बताया काफ़ी सारी टनल्स वहाँ पे बन चुकी हैं ऑलरेडी। जोजिला टनल, ठीक है ना, जोजिला टनल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक लिंक मिल जाता है, हम यहाँ पे लद्दाख से कनेक्ट हो पाते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से अटल टनल देखने को मिलेगा। कई सारी टनल्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है, जो कि भारत को ही ऑलरेडी सपोर्ट करेगा हमारे बॉर्डर वाले एरिया के अंदर में। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम लोग मैप देखते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोग ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया देख पा रहे होंगे इंडिया और चाइना के बीच में। ये 3 जगह हैं जहाँ पर विवाद रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। जैसे ऊपर ये अक्साई चीन वाला रीजन है ना, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको यहाँ पर LAC देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको LAC देखने को मिलेगा। पीछे यहाँ पर अक्साई चीन हो गया, जिसको यहाँ पर चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। तो यहाँ पर इश्यूज़ रहते हैं। इस LAC की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट लगातार बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे सेंट्रल सेक्टर में, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में भी यहाँ पे लगभग 545 किलोमीटर के एरिया में विवाद रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। देन उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में आप यहाँ पर देखोगे तो इधर पर्टिकुलर एरिया अरुणाचल प्रदेश आपको खासकर देखने को मिलेगा। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, चाइना तो बेसिकली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को अपना ही मानता है। उसका कहना यह है कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, इस वजह से यहाँ पर हमें ये चाहिए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। खासकर तवांग वाले रीजन में आपने रिसेंटली देखा था दिसंबर में, यहीं पर एक झड़प भी हो गई थी इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में। तो इस प्रकार से आप देखोगे ढेर सारे जो इश्यूज़ हैं वो इन बॉर्डर्स पर जो है ना वो बने रहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो यहाँ की चर्चा कर रहे थे, इतनी बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस पूरे आर्टिकल में कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया किस चीज़ के बारे में, BRO के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है ना, हाँ पढ़ा रखा है। अच्छा ये बताओ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है, उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ऐसे डायरेक्टली सवाल बनते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल दिखेगा, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाओगे। इस आर्टिकल को अभी तो यहाँ पर समझ लो। हमारे पास में आज एक एडिटोरियल भी है जो कि हेल्थ सेक्टर के बारे में चर्चा करता है, और बहुत अच्छा एडिटोरियल है, बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है और उन चैलेंजेस को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत बेहतरीन है, तो वहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देख लेते हैं क्या क्या मेंशन किया गया है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा निकल कर आया है। उस डेटा ने ये बताया जो CHC हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। 80% आपको शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा डॉक्टर्स का, खासकर स्पेशलिस्ट का। ये बात यहाँ पर एक रिपोर्ट ने मेंशन की है। तो बोला यह गया कि जो हमारे पास में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिकली अलग अलग ब्लॉक्स में 30 बेड की बेसिकली यहाँ पर ये पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पे कुछ आपको जैसे सर्जरी हो गया या गायनेकोलॉजी हो गया या फिर प्रीडेटरिक्स हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें, इसको लेकर मेडिसिन या जनरल मेडिसिन आपको मिल जाती है। इस प्रकार की चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पर ये केयर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन वगैरह का जो ट्रीटमेंट है, गायनेकोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पर CHC में यानी कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो इन पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, इन्हीं की लगभग 80% तक कमी है इन एरियाज़ के अंदर में, इन सेंटर्स के अंदर में। ऐसा यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा निकल कर आया है। इस रिपोर्ट ने यह बताया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जब हम लोग बात करें तो जो सर्जन्स होते हैं ना, तो सर्जन्स की लगभग 83.2% के आसपास की कमी नज़र आएगी। उसके बाद में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं इनकी 74.2% के आसपास की कमी नज़र आएगी। फिजिशियन की 79.1% और साथ ही साथ में जो पेडिट्रिशियंस हैं इनकी कमी है 81.6% के आसपास। मतलब इतना परसेंटेज यहाँ पर ये लोग कम हैं इन सेंटर्स के अंदर। तो आप इमेजिन करो, ये परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बता रहा है। हमारे पूरे देश भर में कितने CHC हैं?
कितने कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो हमारे पूरे देश में 6064 यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स आपको नजर आएंगे। ये वाले, ये बात खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताई है। तो इन्होंने ये बोला कि इन सेंटर्स के अंदर डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आप ये देखो कि साल 2005 में इन सभी सेंटर्स के अंदर में लगभग 3550 के आसपास डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। ये 2005 की बात बता रहा हूँ मैं, और अब आ चुके हैं हम लोग 2023 के अंदर में। लेकिन इस आर्टिकल में 2022 तक का कंपैरिजन दिया गया है। तो पिछले साल तक अगर आप देखते हो ना, तो इसमें डॉक्टर्स पता है कितने बढ़े हैं, केवल और केवल 25% से इंक्रीमेंट नजर आया। यानी कि 3500 डॉक्टर 2005 में थे और आज यहाँ पर ये 4400 के आसपास हो चुके हैं या 4500 के आसपास हो चुके हैं, 4500 के आसपास हो चुके हैं। आप ऐसे कह लो कि इन इतने बड़े टाइम पीरियड के अंदर 2005 से लेकर 2022 के बीच में आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 1000 के आसपास इन्होंने डॉक्टर्स को इंक्रीज़ किया है। तो अभी यहाँ पर डॉक्टर की सबसे ज़्यादा कमी है इन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर, ये बात यहाँ पे बताई गई। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इनका इंक्रीमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा है, वो भी बात बताई जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे एक पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे बोला गया, ये जो आपको ब्लू वाला बार दिख रहा है ना, ये 2021 को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड वाला बार 2022 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्जन्स की बात करें तो इन कम्युनिटी हेल्थ केयर के सेंटर्स के अंदर में 2021 के अंदर आप देखोगे तो लगभग 72.3 के आसपास यहाँ पर सर्जन्स हुआ करते थे। अभी 2022 में 71.9 आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ये बेसिकली जो मैंने ये नंबर बताया ना, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ये एरियाज़ आपको वैकेंट यानी खाली देखने को मिलेंगे। तो अभी भी कई सारे एरियाज़, कई सारी पोजीशंस यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर में खाली पड़ी हैं, चाहे वो फिजिशियंस की हो, चाहे वो यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट की हो, चाहे वो सर्जन्स की हो। तो उन वैकेंसीज़ को अभी तक यहाँ पर फुलफिल नहीं किया गया है, ये बात बताई गई। और पिछले जो भी यहाँ पर जितना भी टाइम पीरियड हमारा निकला है, जितने भी आपको यहाँ पर 15, 16, 17 साल देखने को मिलेंगे, इन साल के बीच में ज़्यादा कोई डॉक्टर्स को बढ़ाया नहीं गया है इन सेंटर्स में। ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर बताई जा रही है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। बस इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अभी मैं एक एडिटोरियल डिस्कस करूँगा ना, तो वहाँ पे आर्टिकल आराम से लिंक हो जाएगा, तो उसको लिंक करके आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। इस वजह से इस आर्टिकल को मैंने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल के न्यूज़पेपर में भी हमारे फ्रंट पेज पर एक किसी प्रकार से छोटा सा आर्टिकल नज़र आएगा आपको, है ना। कल हमने यहाँ पे इस आर्टिकल को नहीं कवर किया था। मैंने आपसे बोला था कि कल का जो वीडियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था। इस चक्कर में कल के 2-4 आर्टिकल थे, 2-4 भी नहीं है, 2 ही आर्टिकल हैं जो कि मैंने डिस्कस नहीं किए थे, वो मैं आज डिस्कस कर दूंगा, तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो कल वाले पेंडिंग आर्टिकल आज कवर हो जाएंगे। दूसरी एक और बात, कल जब मैंने एडिटोरियल डिस्कशन किया था तो बिल्कुल लास्ट में एक हॉकी को लेकर एडिटोरियल आया था, हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पे गलती हो गई थी, ये कि मैंने ये बोला था कि अब की बार का जो वर्ल्ड कप है साल 2023 का, ये भारत होस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये बोला था मैंने कि साल 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये भारत पहली बार होस्ट कर रहा है। पहली बार नहीं, इससे पहले 2018 में भी भारत ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है ना। बाकी आप बता सकते हो कि 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है ये ओडिशा में बेसिकली कौन से हॉकी स्टेडियम में हो रहा है, उस हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन रिसेंटली हुआ है, तो उस हॉकी स्टेडियम का नाम क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, कल आपने पढ़ा है। ठीक है ना। ये आर्टिकल क्या बात करता है, यहाँ पर ना एक इशू देखने को मिल रहा है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक विवाद सा क्रिएट हो चुका है। कल यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, फिर इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया। मामला क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आज से कुछ टाइम पहले से ही एक बात ये उठती जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस को अपॉइंट करने का प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस सही नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मान लो किसी जज को अपॉइंट करना है या ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले कॉलेजियम यहाँ पे सिस्टम बैठता है, कॉलेजियम ग्रुप बैठता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम ग्रुप के अंदर कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। 5 लोग में आपको पता है कि एक तो हमारे हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 हो जाते हैं बाकी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये 5 लोग मिलकर इस कॉलेजियम सिस्टम को तैयार करते हैं। बात क्लियर हो गई। ध्यान से सुनते चलना, ये बातें आपको पता होंगी पहले से ही, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूँगा। तो ये कॉलेजियम सिस्टम यानी कि ये 5 लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं और जज भी हैं। तो ये आपस में मिलकर डिसाइड करके आगे जजेस को ट्रांसफ़र और साथ ही साथ में उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। तो बार बार हमारी केंद्र सरकार की साइड से सवाल उठाए गए, सेंटर ने क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा अपॉइंटमेंट कैसे चल रहा है, यहाँ पर फेवरेटिज्म देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो सिस्टम बैठा है ना, इसमें जो 5 लोग बैठे हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये अपने ही फेवरेट लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। नेपोटिज्म यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
तो बार बार यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठते हुए आए और मांग ये की गई है कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये जजेस को अपॉइंट करने का जो तरीका है वो ज़्यादा सही नहीं है। तो आप कहोगे इसके बदले अगर ये खत्म हो गया तो हम जजेस को कैसे अपॉइंट करेंगे? तो उसके लिए केंद्र सरकार ने बोला कि हम लोग 2015 में एनजेएसी ला तो रहे थे। एनजेएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये थोड़ा खास था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मकसद पता है क्या है? इसके अंदर केवल और केवल जजेस नहीं होंगे, इसके अलावा हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में लोकसभा के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, काफ़ी सारे लोग होंगे। वो सब मिलकर साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में या उनके ट्रांसफ़र के बारे में। तो यहाँ पे केवल जजेस का रोल नहीं रहेगा। तो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जैसी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे सरकार का कहना है। इसलिए यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने के लिए तैयारी की गई थी। लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको रद्द कर दिया, बोला एनजेसी वगैरह कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप ऐसा करोगे ना कहीं आप जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है ना, जुडिशरी बेसिकली एक इंडिपेंडेंट है हमारे देश में, तो उसकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर आप खतरा पैदा कर रहे हो, उसकी इंडिपेंडेंसी वॉयलेट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पे अगर आप अपना इन्वॉल्वमेंट लेकर आना चाहते हो, सरकार यहाँ पे कूदना चाहती है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, आगे बाकी प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसका वॉयलेशन हो रहा है। यहाँ पर जज फिर इंडिपेंडेंट कैसे कहलाएगी? जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट कैसे कहलाएगी? जब आपका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाएगा, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का ध्यान रखो, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेसी को रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, कहोगे ये बात तो बहुत पुरानी है, आपने यहाँ पे पहले ही बता रखी है। हाँ, अब आगे ये कहानी सुनो। अब होता क्या कि रिसेंटली जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने यहाँ पर ये बोला, इस एनजेसी वाले मुद्दे पर इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेसी को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हक नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई पार्लियामेंट कानून लेकर आ रहा है, पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई राइट नहीं है इसको रद्द करने का। ऐसी बात यहाँ पर इन्होंने ये बोल दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर ये बात इन्होंने मेंशन करी है कि पार्लियामेंट कोई कानून लेकर आ रहा है, पार्लियामेंट यहाँ पे कोई अमेंडमेंट करना चाहता है और उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रद्द कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसा कोई राइट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, इन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपने यहाँ पर संविधान को सही से देखा नहीं है। संविधान के अंदर क्या है? संविधान में जब भी हम लोग बात करते हैं ना फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट की या बाकी सारी चीज़ों की, तो आप कर सकते हो, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन आपने क्या ध्यान में रखना होता है? आपने ध्यान में रखना होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी जो केशवानंदा भारती केस आपको पता है ना, तो जिसके अंदर से बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ये नहीं बदल सकते। पार्लियामेंट भले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या सब कुछ लेकर आ सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में एक टसल सा नजर आया। अब आपको थोड़ा डिटेल से लेकर चलता हूँ और क्या क्या यहाँ पर होता है, आगे आते हैं। अभी पहले मैं आपको एक न्यूज़ समरी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। न्यूज़ समरी यहाँ पर यह थी कि हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था जयपुर में, उसको यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते करते यहाँ पर ये पहला कॉन्फ्रेंस इसका, यानी कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पहला कॉन्फ्रेंस शिमला में हुआ था 1921 में, और अब यहाँ पर ये 83rd कॉन्फ्रेंस था जिसको यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया था। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये सारी बातें कर दी, जुडिशरी से भिड़ गए। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एक्ट हम सरकार लेकर आई थी ना, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके सरकार यहाँ पे चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आए, सही से यहाँ पर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट हो, सही से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन उठाया हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, ये करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर पढ़ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया केशवा भारती केस के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो पहली बात आपको समझना होगा ये केशवानंदा भारती केस है क्या। ठीक है, केशवानंदा भारती केस बेसिकली 1973 का आपको ये केस देखने को मिलेगा। ये केस बेसिकली केशवानंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला के बीच में हुआ था। इस केस का जो जजमेंट आया ना वो एक बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच यहाँ पर बैठी थी। सबसे बड़ी बेंच का मतलब पता है? सबसे बड़ी बेंच का मतलब 13 जज की बेंच यहाँ पर बैठी थी इस पर्टिकुलर मामले के अंदर में।
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक केस था फंडामेंटल राइट को लेकर। आपको पता है संविधान के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 12 से 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 13 जज की जो बेंच बैठी थी ना, इनका जो वर्डिक्ट आया था वो 7 और 6 से आया था। मतलब कि इन 13 में से 7 लोग एक तरफ रहे और 6 लोग एक तरफ रहे। ऑब्वियसली बात है, जो 7 लोग जहाँ पर एक तरफ हैं वो मेजोरिटी में केस चला जाएगा। तो जो 7 लोग थे इन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि 24वां जो यानी कि 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इसको सपोर्ट किया इन 7 जजेस ने और बोला कि ठीक है, पार्लियामेंट जो है हमारी, पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर हटा सकती है या फिर ला सकती है। वो सारी पावर्स यहाँ पे पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर इन जजेस ने बोल दी थी। यानी कि ये जो अमेंडमेंट है इसने क्या किया, इसने कुछ यहाँ पे मतलब कि जो ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, इसको सपोर्ट किया इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ये 24वां अमेंडमेंट क्या था, 24वें अमेंडमेंट के तहत अगर हम लोग बात करें तो ये अमेंडमेंट हमारी पार्लियामेंट को कुछ अनलिमिटेड पावर्स देता है संविधान के अंदर कुछ भी बदलने की। संविधान के अंदर कुछ भी चेंज करना है या यहाँ वहाँ से हटाना है, वहाँ पे ऐड करना है, तो वो सारी अनलिमिटेड पावर्स पार्लियामेंट के पास में आ जाया करती थी इस 24th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर्स थी। इसी अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर चैलेंज किया गया। अब यहाँ पर इस केशवानंदा भारती केस के अंदर चलो ठीक है, उसकी वैलिडिटी को सपोर्ट किया, 7 जजेस ने यहाँ पे सपोर्ट किया कि ठीक है, चलो ये मान लो आपके पास में पावर है, पार्लियामेंट को हमने पावर दे दी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप संविधान के अंदर चेंजेस कर सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पर बदल सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छू सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं चेंज किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहीं पर लोग घूम जाते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में और डिटेल से। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। केशवानंदा भारती केस के अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या मामला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ हटा सकती है, लेकिन ऐसे राइट्स नहीं हटा सकती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकती, बाकी सब कुछ बदल सकती है। ये पावर्स यहाँ पे पार्लियामेंट को मिल जाती हैं इस पर्टिकुलर केस के दौरान। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये केस कब हुआ था, मैंने आपको बताया ये केस हुआ था 1973 में, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं। अब होता क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से जो पार्लियामेंट है ना, इन्होंने कुछ नया इनोवेशन किया। इन्होंने यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आए 1976 में, यानी बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में कॉन्सेप्ट आ चुका है, उसके 3 साल बाद इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे पार्लियामेंट लेकर आ जाता है। और उस अमेंडमेंट ने क्या किया, उस अमेंडमेंट ने यहाँ पर आर्टिकल 368 को चेंज कर दिया। आर्टिकल 368 के अंदर बदलाव कर दिया। अमेंडमेंट मतलब चेंज करना, बदलाव कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि जो पावर पार्लियामेंट के पास में पावर होंगी ना, वो अनलिमिटेड पावर होंगी। पार्लियामेंट के पास में पावर की कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब वापस से इन्होंने अपने आप को जो पावरफुल बनाने की यहाँ पर कोशिश कर दी थी। इस प्रकार से यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि जो अमेंडमेंट एक्ट है ये लेकर आया गया। लेकिन होता क्या कि बाद में फिर से 1980 में एक और केस होता है, मिनर्वा मिल्स केस, आपने ये भी सुना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस के अंदर क्या कर दिया, जो ये सरकार प्रोविजन लेकर आई थी ना, इसने वापस से अपने आप को पावर देने की बात जो की थी, है ना, कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर जो भी यहाँ पर ये वापस से अपने आप को पावर देने की कोशिश कर रही थी, इस चीज़ को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसको इनवैलिडेट बोल दिया कि भैया ये इनवैलिडेट है, इनवैलिड है बेसिकली। क्योंकि हुआ यहाँ पर ये था कि जो यहाँ पे बदलाव किया गया था ना, जो यहाँ पे बदलाव किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 368 को, यहाँ पे पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को बढ़ाया और ये बोला कि जो भी हम अमेंडमेंट लेकर आएंगे ना, उसको लेकर कोर्ट में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा, कोई भी कोर्ट में क्वेश्चनिंग नहीं होगी। मतलब कोर्ट के पास वो कोई मामला नहीं जाएगा, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। तो पार्लियामेंट अपने पास पावर्स को बढ़ा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 केस में यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इनवैलिड कह दिया कि भैया ये आपका इनवैलिड है, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर जुडिशल रिव्यू ज़रूरी है। और जुडिशल रिव्यू भी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे संविधान का बेसिक फीचर है। तो आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, आप ये सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जुडिशल रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, जुडिशल रिव्यू यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दी। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये टसल है वो चलता ही रहा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे आपने समझना होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्योंकि बड़ी देर से हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया है, कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं करी गई है, आपको ध्यान रखना है।
है ना, कि आखिरकार क्या है। जैसे जैसे केस आते रहते हैं भैया वो बेसिक फीचर के अंदर ऐड होता रहता है। जैसे आज के समय पर अगर हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, हमारे संविधान की सुप्रीमेसी, जो हमारी संविधान की सुप्रीमेसी है, यानी कि इसको आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हो, हमारी पार्लियामेंट कुछ भी चेंज करे इसको नहीं बदल सकती। दूसरा यहाँ पर सोवरेन डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक नेचर है हमारी इंडियन पॉलिटी का, ये नहीं बदला जा सकता। जो सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग हैं, इनके बीच में यहाँ पर जो पावर्स का सेपरेशन है इसको नहीं चेंज कर सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। जुडिशियल रिव्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई पर्टिकुलर मामला है तो उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू होना अनिवार्य है, इसको आप नहीं बदल सकते, है ना। इसी वजह से तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 42nd अमेंडमेंट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, मतलब 42nd को यहाँ पर इनवैलिड बोला कि यहाँ पर आप जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म कर रहे हो। तो जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ पर आप कह सकते हो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे जगदीप धनखड़ साहब से यही बोल रहा है क्या, कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना, तो आप इसको नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि जुडिशरी के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट लाना और कुछ बदलाव, कुछ अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो, अमेंडमेंट लाकर कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है, समझ में आ चुकी है। तो ये यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि आप इनको नहीं बदल सकते, क्योंकि अभी भी देखो इसका प्रॉपर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो समय के साथ ऐड होते चलेंगे। प्रेजेंट टाइम पे अलग अलग जजमेंट के माध्यम से ये अलग अलग चीज़ें निकल कर आई हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में है। कोई और आगे केस होगा तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया जाएगा, जैसे जैसे मामला चलेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इतना यहाँ पे आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ चुका है, केशवानंदा भारती केस समझ में आ चुका है, क्या मामला चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट जुडिशरी के बीच में, एनजेसी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। एक आर्टिकल में 8-10 टॉपिक थे, सब खत्म हो गए। चलो चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देखो कल के न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल आया था जब मैंने आपके साथ में यह डिस्कस किया है, जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कोर्ट कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट्स सोवरेनिटी। ये क्यों बोला, क्योंकि एनजेसी का मामला था, एनजेसी वगैरह का मामला मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे आते हैं। अब उसके बाद कल के न्यूज़पेपर में हमारे एक आध आर्टिकल रह गए थे ना, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक आर्टिकल हमारा जो रह गया था, ये सब डिस्कस कर लिया था हमने, ये रह गया था। यहाँ पे बात की जा रही है वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई के बारे में। तो वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई जो है ना, एक रेयर स्पीशी है, बहुत कम से दिखाई पड़ती है। इसको अभी केरला के कुन्नूर के अंदर यहाँ पर खोजा गया है। तो केरला के कुन्नूर में यहाँ पर पाई गई है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, बस खाली नाम ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कहाँ पे रखा गया है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। तो हाल ही में यहाँ पर कुछ हमारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई को यहाँ पर ढूंढा है। एक नई स्पीशी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है, एक रेयर स्पीशी जो कि बहुत कम से दिखाई पड़ती है। ये बेसिकली केरला के कुन्नूर के अंदर पाई गई है। इससे पहले भी यहाँ पर एक बटरफ्लाई थी, हिमालयन बटरफ्लाई, जिसको हम लोग गोल्डन बर्डविंग के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो गोल्डन बर्डविंग को भी हमने डिस्कवर किया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है और ये 88 ईयर्स बाद यहाँ पर पाई गई है, 88 ईयर्स बाद पाई गई है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो बटरफ्लाई को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा, साल 2016 में सवाल था। सवाल यह था कि हाल ही में फर्स्ट टाइम हमारे देश ने, कौन से स्टेट ने, हमारे देश में कौन से राज्य ने एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। तो एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की थी किसी राज्य ने, तो इस वजह से ये चर्चा में था। तो इसकी वजह से सही उत्तर आपको डी देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र ने उस समय पर एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की थी, ठीक है। फिर उसका एक आर्टिकल और था, वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये मैंने बोला था आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली शेड्यूल ट्राइब से क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, बोला ये जा रहा है कि जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है, RGI, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि मान लो यहाँ पर होता यह है कि काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ है ना, वो अभी भी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कवर नहीं हो पाई हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में डाला जाए। काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटी चाहती है हमें इस लिस्ट में डाला जाए ताकि शेड्यूल ट्राइब्स वाली लिस्ट के फ़ायदे उनको मिल पाएँ। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स वाली लिस्ट में डालने का जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है, वो ऑब्सोलीट तरीका है, यानी बहुत पुराना तरीका है, ऐसा बोला जा रहा है। यानी अभी भी हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में कम्युनिटी को जो ऐड करते हैं ना, उसका प्रोसेस 60 साल पुराना है। 60 साल पहले यहाँ पर एक लोकल कमेटी थी, उसने यहाँ पर प्रोसेस डिफाइन किया था, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको बदल लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई है। तो इन्होंने यही समझाया है कि आखिरकार प्रोसेस क्या है, पूरा का पूरा क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पर हम लोग किसी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐड करते हैं। तो वही प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, वही प्रोसेस आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाने वाला है।
चलो समझते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट के अंदर ऐड किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, इसमें यह प्रोसेस स्टार्ट होगा एक रिकमेंडेशन से, ठीक है ना। मान लो कोई राज्य सरकार है, राज्य सरकार क्या करेगी, वो रिकमेंड करेगी कि हाँ यार ये हमारे यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, इसको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाल दिया जाए। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है, इसका जो प्रपोजल है, ये भेजा जाएगा किसके पास में, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के पास में। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के पास में डेटा पहुंचेगा, वो इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में वो इस प्रपोजल को भेज देंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है ना। अब क्या होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इस चीज़ को अप्रूवल देते हैं, ये अप्रूवल नहीं देंगे तो काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अगर इनको भी सही लगता है कि हाँ इस कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड करना चाहिए, तो अप्रूवल दे देंगे। अब जब इनकी साइड से जब ये अप्रूवल आएगा ना, अप्रूवल होने के बाद में, अब ध्यान रखना, अप्रूवल होने के बाद में जो NCST है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये भी यहाँ पर अप्रूव करती हैं। और यहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद में क्या होगा, ये अप्रूवल मिलने के बाद में ये जो लिस्ट है वो भेज दी जाएगी कैबिनेट के पास में फाइनल डिसीजन के लिए। कैबिनेट के पास में जब जाएगी तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का एक अप्रूवल चाहिए होगा बिल्कुल लास्ट में, यानी प्रेसिडेंट यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको फाइनल आगे यहाँ पे बिल को तैयार कर देंगे। तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है, जो फाइनल डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है। ऐसा खुद संविधान में आर्टिकल 342 में मेंशन किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो यही ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। पहले यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, वो जो प्रपोजल है पहुँचेगा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के पास में, वो इसको रिव्यू करके भेज देंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में। देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ अप्रूवल NCST की साइड से मिलेगा। वो अप्रूवल देने के बाद में इसको कैबिनेट के पास में भेजेंगे फाइनल डिसीजन के लिए, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पर फाइनल में उसको एसेंट दे देंगे, एक अप्रूवल दे देंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ये शेड्यूल ट्राइब्स का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस है। इनको इस तरीके से यहाँ पे किसी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड किया जाता है। लेकिन ये तरीका बहुत पुराना है, बोला जा रहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वाला जो ऑफिस है ना, ये वाला जो मेथड है बहुत पुराना है और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन ये तरीका काफ़ी पुराना हो चुका है, तो हमें इसको बदल लेना चाहिए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखो आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एडिटोरियल काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं रोज़, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इस चक्कर में हमने दूसरे न्यूज़पेपर से एडिटोरियल को ले लिया है। तो हमारे पास में एक एडिटोरियल है हिंदुस्तान टाइम्स का, जो बहुत बेहतरीन है, हेल्थ सेक्टर के बारे में चर्चा करता है। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ओपिनियन पेज पर पब्लिश हुआ है। बात की गई है कैसे जो इंडिया है वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है पब्लिक हेल्थ के मामले में। इसको यहाँ पे आर्टिकल को लिखा गया है काफ़ी डिटेल से, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, बहुत डिटेल्स हम लोग समझेंगे कि इसमें राइटर ने क्या क्या बातें मेंशन की हैं, कैसे इंडिया पब्लिक हेल्थ के मामले में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि हम लोग हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन बोलता है क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम एंड सजेस्ट मेजर्स दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन द कंट्री। मतलब आपको एनालाइज करना है कि जो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम है ना, ये क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है। फिर कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे हम लोग अपने यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आपने लिखनी है, और अभी मैं पूरा डिस्कशन करूँगा पूरे एडिटोरियल का, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी और अच्छे से आप आर्टिकल को लिख पाओगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल गया है। अब इस टॉपिक में राइटर ने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को मेंशन किया है। राइटर पहले बोलते हैं, देखो इस पूरे एडिटोरियल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। तो राइटर ने पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया कि देखो भारत का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, ये जो सिस्टम है अपने आप में बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर रन कर रही है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं हमारे देश की इतनी बड़ी हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, लगभग आप कह सकते हो कि जितनी भी इंडिया का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, ये हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 1.3 बिलियन पीपल को कवर कर रहा है, ठीक है। जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है ना, ये लगभग 1.3 बिलियन जो लोग हैं, इन पीपल को बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमें एक बहुत बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम भी चाहिए, जिसके लिए हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, बट उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पर करना चाहिए था। हमारी सरकार ने देखो इस हेल्थ केयर सेक्टर को और इम्पॉर्टेंट करने के लिए और मजबूत करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर आया गया, ताकि हम लोग अच्छे से हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवा सकें, है ना। इस प्रकार के जो इनिशिएटिव वो सरकार ने चलाए हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो ढेर सारे चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहा है। जैसे कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स के पास में प्रॉपर फंडिंग नहीं है। राइटर ने मेंशन किया कि यहाँ पे प्रॉपरली उनके पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो कैसे रन करेंगे आगे।
पैसा ना होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ और इश्यूज़ भी नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे डॉक्टर्स का शॉर्टेज के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स का भी शॉर्टेज, हेल्थ केयर वर्कर्स का शॉर्टेज देखने को मिलेगा। एक और इशू है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका है, प्रॉपरली है नहीं, है ना। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये कुछ इश्यूज़ जो हैं हमारी हेल्थ केयर सेक्टर फेस कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ी जनसंख्या को मैनेज कर रहा है। बट हमारी जो सरकार है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, इनको फोकस करना चाहिए कि जितने भी चैलेंजेस हमने अभी देखे हैं, कि फंडिंग का चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चैलेंज है, इन सब चैलेंजेस को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो कैसे यहाँ पे हम लोग भारत के नागरिक को एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर सरकार को थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं कि पहले तो हम समझेंगे इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना है, कितनी ताकत है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, पहले हम इसको समझेंगे। तो ताकत की अगर हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं इनके थ्रू। इन्होंने ये बोला कि आप ये देखो कि भारत के अंदर में अगर आप एक कॉम्पिटिशन लेवल क्रिएट करो ना दुनिया भर से, तो भारत उस मामले में काफ़ी आगे है। भारत के अंदर जो इलाज हो रहा है, जो अलग अलग देशों में इलाज हो रहा है, यूएस और वेस्टर्न यूरोप के अंदर जिस चीज़ का इलाज हो रहा है ना, वो बहुत महंगे महंगे हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में उसी चीज़ का इलाज आपको बहुत सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया यहाँ पे अगर आप कॉस्ट के मामले में बात करोगे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। दुनिया भर से कई सारे जो लोग हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया में आते हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशन में आप कई सारी कंट्रीज़ देखोगे, इवन यहाँ पे मालदीव्स वगैरह भी आप देखोगे, तो कई सारे लोग मालदीव से आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अफ्रीका के कई सारे लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। इंडिया में कॉस्ट इतना नहीं लगता है जितना यूएस या फिर वेस्टर्न यूरोप के अंदर कॉस्ट लगता है। तो इस मामले में इंडिया काफ़ी आगे है। दूसरा, आप यहाँ पर देख पाओगे कि भारत के पास में इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए हर एक पावर है। हमारे पास में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारा फार्मा सेक्टर यानी कि मेडिसिन का सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, मेडिकल सप्लाई हमारी बहुत बढ़िया है ना। हम लोग काफ़ी सारी जेनरिक मेडिसिन को डेवलप करते हैं, प्लस यहाँ पे स्मार्टफोन यूज़र भी हैं। 750 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर स्मार्टफोन यूज़र्स भारत में देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया के पास में बिल्कुल एक पोटेंशियल है कि हम लोग यहाँ पर अपने हेल्थ केयर सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आप 2021 तक का डेटा देखोगे ना, तो जो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर वाला सेक्टर था। मतलब दुनिया भर में जितने भी देशों के अंदर उनका हेल्थ केयर सेक्टर आप देखोगे और इंडिया का देखोगे, तो इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं, उनको जॉब मिली हुई है। टोटल 4.7 मिलियन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। इस सेक्टर ने लगभग 2.7 मिलियन एडिशनल जॉब यहाँ पे जनरेट करी है 2017 से 22 में। 2017 से 22 में आप कह सकते हो 27 लाख के आसपास नौकरियाँ इसी सेक्टर में लोगों को मिली हैं। यानी अगर हम हर हिसाब से, हर साल के हिसाब से लगाएं तो 5 लाख के आसपास यहाँ पर जो है नई नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं इस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में। तो ये तो हो गया पोटेंशियल हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का। बाकी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आखिरकार क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित। तो प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर में हॉस्पिटल्स का आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव वाले एरियाज़ में आपको प्रॉपरली हॉस्पिटल्स नहीं नज़र आएंगे, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स गांव के अंदर जो हॉस्पिटल्स अगर हैं भी, तो वहाँ पर बेसिक इक्विपमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेकार है तो क्या फ़ायदा इस हेल्थ केयर सेक्टर का। दूसरा, यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर में हर 1000 लोग के लिए केवल और केवल 0.9 बेड्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में, हर 1000 लोगों के लिए। और रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरिया में ये और ज़्यादा कम हो जाता है डेटा। ये बात यहाँ पे बताई गई। दूसरी जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी केयर। हेल्थ केयर के अंदर एक क्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा मैटर करती है, बट यहाँ पर क्वालिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है, खासकर रूरल एरियाज़ में। अगर अर्बन एरियाज़ में तो आप देखोगे क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है शहरों के अंदर, बट अभी भी गांव वाले एरियाज़ में प्रॉपरली जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो नहीं पहुंच पाई हैं, एक अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये इशू है। तीसरा इशू राइटर ने मेंशन किया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर व्यक्ति से दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। तो ये जो डिजीज़ है ना, ये बहुत बीमारियाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैलती हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इनकी वजह से यहाँ पर इंडिया में 60% के आसपास डेथ हो रही हैं। 60% के आसपास जो मृत्यु हुई है भारत के अंदर में, तो उसकी जिम्मेदार ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, ये सब सबसे बड़ा मौत का कारण बनी हुई है। तो यहाँ पे बोला गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक दिक्कत ये आ जाती है, अगर लोग यहाँ पर इन बीमारी से जूझ रहे हैं ना, तो वो अगर हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। खासकर गांव वाले लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रिजल्ट निकलता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आ रहा है। तो बीमारी भी जो तेज़ी से फैल रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक और चैलेंज आता है लैक ऑफ एडिक्वेट मेंटल हेल्थ केयर। ठीक है ना, दिमागी संबंधित जो यहाँ पे आप कह सकते हो हेल्थ केयर है ना, इसको लेकर भी काफ़ी बड़ी कमी इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया के पास में मेंटल हेल्थ केयर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लोएस्ट नंबर देखने को मिलेंगे, और मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सरकार जो है पैसा खर्च जो करती है मेंटल हेल्थ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम है। इस चक्कर में लोगों की काफ़ी ज़्यादा पुअर मेंटल हेल्थ भी देखने को मिलती है। काफ़ी सारे लोग अपने मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, दिमागी कमजोरी बीमारी से यहाँ पर सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार का खर्चा इस पर्टिकुलर मामले में अगेन काफ़ी कम नज़र आता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक चैलेंज आता है गैप इन डॉक्टर पेशेंट रेशियो। मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट या चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मतलब यह है कि आप ये कह सकते हो कि अगर हम एक जर्नल के अकॉर्डिंग बात करें, एक जर्नल आता है उसने ये बताया कि इंडिया को 20 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है 2030 तक, बट हमारे पास में इतने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं नहीं। तो डॉक्टर्स और पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा बेकार है ना। बहुत सारे पेशेंट हो जाते हैं, उन पेशेंट के ऊपर बहुत कम डॉक्टर आपको नजर आएंगे। तो ये रेशियो हमें थोड़ा सा सही करना होगा, थोड़े ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए, वो बात यहाँ पे बताई गई। फिर बाद में इन्होंने मेंशन किया व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। राइटर बोलते हैं आखिरकार हमें इसके अलावा क्या करना चाहिए, मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन होगा इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि आपको पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या करें, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना, इनका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको यहाँ पर बेसिकली इसमें इन्वेस्ट किया जाए पैसा, नया नया इन फैसिलिटीज़ बनाई जाए, नए नए हॉस्पिटल्स को यहाँ पे बनाया जाए। इसमें यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। इवन यहाँ पे बोला गया है कि आपको देखो एक काम तो करना होगा, अपनी जो जीडीपी है, जो अपनी जो इकोनॉमी है ना, उसमें से कई गुना प्रतिशत यहाँ पे पैसा खर्चना होगा हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। लेकिन करंट टाइम पे जो हमारी जीडीपी है उसका हम केवल और केवल 2.1% अपने हेल्थ केयर के ऊपर लगाते हैं। हमारी इकोनॉमी का 2.1% तक यहाँ पर हम अपनी बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर लगाते हैं। तो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के देश या कई सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं अपने जीडीपी का 4% तक भी अपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमें ये करना होगा, मेडिकल रिसर्च के ऊपर हमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, खर्चना होगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं बेहतर बनाएगा। बात क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पे एक सोल्यूशन और दिया राइटर ने कि हमें ज़रूरत है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनके नंबर को बढ़ाया जाए। इनको ये नंबर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे हम लोग सही से सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स कम होंगे, क्योंकि अभी आपने एक आर्टिकल जो पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी कमी है। जो हमारे CHC हैं है ना, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, 80% तक कमी है। तो इसको यहाँ पर पूरा करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो किस बात का यहाँ पर हेल्थ केयर है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई कि सभी लोगों को हम कवर तभी कर पाएंगे जब अच्छी खासी मात्रा में हमारे पास में वर्कर्स होंगे। फिर एक बात और यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी यहाँ पे इंप्रूव करना होगा। इसके अंदर क्या है, मेंटल हेल्थ सर्विस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चना होगा, फंडिंग वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि वो मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ जो है ना उसको प्रॉपर्ली ठीक कर पाएँ, मेंटल इलनेस जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपर्ली ठीक कर पाएँ। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना होगा। फिर राइटर ने मेंशन किया है एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ हेल्थ इनइक्विटीज़, यानी जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, ये पूरा सिस्टम है ना, इसको कोलेब्रेशन करके काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा। किसके साथ में, बाकी हमारा एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन करना होगा, तब हम जाकर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। फिर बात आती है सस्टेनेबल हेल्थ गवर्नेंस, यानी कि अगर बेटर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए तो बेटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपके पास में हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए। यानी कि आज के समय पर जो भी हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको लेकर अलग अलग बॉडीज़ बना रखी हैं जो कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को रेगुलेट कर रही हैं। तो उन जो बॉडीज़ है ना, उन बॉडीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा हमें, ऐसी बात यहाँ पे बताई जा रही है। मोर इफेक्टिव बॉडीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज को एक अल्टीमेट लेवल पर लेकर जाएँ। उनके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो काफ़ी मजबूत अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कदम भी बेहतरीन तरीके से उठाए जाएंगे। दूसरा, हमें यहाँ पर अपने सेक्टर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा बेहतर रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसमें जो डिजिटल डेटा रखा है ना, उसके ऊपर अटैक भी हो जाता है। अटैक मतलब यहाँ पर साइबर अटैक। रिसेंटली हमने देखा था एम्स दिल्ली के अंदर में साइबर अटैक हुआ था, है ना। तो बेसिकली इस प्रकार की सिचुएशन ना हो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना होगा। कोई भी किसी का डेटा कहीं से कहीं तक ना जाए, उस चीज़ को भी इंश्योर करना होगा, ये ध्यान रखना है।
फिर एट द लास्ट यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं टैक्स रिडक्शन के ऊपर ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया जीडीपी का अच्छा खासा % आपको खर्च करना होगा अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। फिर ये बोलते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट। जो रिसर्च और डेवलपमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंसेंटिवाइज करना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट में आप लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाओगे तभी ये सेक्टर आगे ग्रो करेगा। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल ड्रग्स होती हैं वो, है ना, ज़िंदगी को बचाने वाली दवाइयाँ हैं। इसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह लगाई जा रही है ना, इसको थोड़ा सा कम करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नेसेसरी दवाइयों के ऊपर भी जीएसटी लग रही है तो उससे लोग यहाँ पे इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, पुअर पीपल, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, इसको बहुत कम करना होगा ताकि सभी लोग इन दवाइयों को अफोर्ड कर पाएँ। बात क्लियर हो गई। तो राइटर ने काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखा था, जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी मुझे पर्सनली पसंद भी आया, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्टली बनते हैं। अब आपके पास में कंटेंट तैयार हो गया, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम एंड सजेस्ट मेजर द कुड बी इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। कैसे यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अब आपके पास में जिम्मेदारी है कि हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है वो बताना है, और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसको लेकर आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। एक प्रॉपर आंसर राइटिंग करने के बाद में करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 44,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े पड़े हैं जो कि आंसर्स को लिख रहे हैं, आप भी जाकर आंसर्स को लिख सकते हो। आंसर लिखने के बाद में, सबमिट करने के बाद में एक छोटा सा काम करना, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो कई सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, और सामने वाले की अगर आंसर में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आप उनको बता सकोगे। बात क्लियर हो गई। नाउ अब फटाफट हम लोग बात करते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की, ठीक है। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली क्या था उसको डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछा गया 26 जनवरी 1950 को इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उस समय पर इंडिया था, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 पता होगा ये तारीख, इस तारीख को हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया, फिर प्रॉपर्ली जब साइन वगैरह हो जाता है संविधान तो वो 26 जनवरी 1950 वाली तारीख थी, ठीक है ना। इस तारीख को यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ध्यान रखना। नाउ ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डेटा। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एडिटोरियल कुछ खास नहीं थे, एक एडिटोरियल बेसिकली इंटरव्यू था। आपको पता है फ्राइडे में आर्टिकल कम आते हैं तो उस पर आप फोकस ना करो, पढ़ चुका हूँ मैं तो टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता इतनी है नहीं। यहीं पे डायरेक्टली जितना आपको पढ़ाया है उतना ही यहाँ पे काम का है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।